बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आजकल दो मामला ज़ेर बहस हैं, ब्रॉडशीट स्कैंडल और दूसरा पार्टीज की फॉरेन फंडिंग केस जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। ब्रॉडशीट के हवाले से जो आज एक डेवलपमेंट हुई और वज़ीर इत्तलात व नशियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने ट्वीट करके बताया कि अब एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है हुकूमत की जानिब से, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब करेंगे और 45 दिनों के अंदर ब्रॉडशीट से मुतल्लिका हक़ाइक़ सामने लेकर आए जाएंगे और काबीना को गालिबन वो रिपोर्ट दी जाएगी। आपके लिए है कि हावे मुसावी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त वक्तन फ़वक्तन उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के वो इंकिशाफात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से $28 मिलियन की अदायगी भी इनकी कंपनी को की जा चुकी है। जो लंदन में एक केस चला, फिर अपील में गए, 2016 में वर्डिक्ट आया, अपील में गए और उसके बाद जो सर एंथनी एवंस आर्बिट्रेशन के जज थे, उन्होंने जो ब्रॉडशीट है उसके मौक़िफ़ को सही जांचते हुए और ये जुर्माना आयद किया। दूसरा जो पार्टी फंडिंग केस है और हमने देखा कि रवां हफ्ते यहाँ पर एहतजाज भी हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, PDM यहाँ इकट्ठी हुई थी और उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस पिछले 6 सालों से इल्तिवा का शिकार है, इस पर फैसला क्यों कर नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस हवाले से एक बोल्ड स्टेप लेते हुए स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि वो इसको खुशाइन समझते हैं इन तहकीकात को और इसकी खुली समाअत होनी चाहिए और ये बराह रास्त नशर होना चाहिए जो पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, और पार्टी के रहनुमाओं को भी बिठाना चाहिए और ये समाअत वो भी देखें, चाहे वो PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUIF है और जो दीगर जमातें हैं। इस हवाले से चैलेंज भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इसकी जो है समाअत हो और टेलीविजन इसको बराह रास्त दिखाए, उन्हें इसमें कोई आर नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से बयान सामने आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और कानूनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है और इसकी हसास मामला है। स्क्रूटिनी कमेटी इसकी जांच पड़ताल कर रही है और स्क्रूटिनी कमेटी का स्टेटस उनके मुताबिक एक GIT का होता है, लिहाजा अवामी सतह पर इसको नहीं पब्लिक किया जा सकता और पार्टी के नुमाइंदे रहनुमा मौजूद होते हैं जब स्क्रूटिनी कमेटी ये जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं इसकी जांच पड़ताल कर रही होती है। अगरचे PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो भी जो बयान सामने है उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो भी इस हवाले से तैयार हैं। ये मामला हम ज़रा इस पर एक तज्जियाती नशिस्त करेंगे और जानेंगे इस हवाले से। साथ में आज वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला भी सामने आया, जो बिजली के निर्ख हैं इसमें इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, असद उमर साहब और ताबिश गौहर साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए पावर हैं, उन्होंने बताया कि जो नून लीग के दौर में गलत मुआहदे किए गए, इसकी पादाश में अब जो बिजली है इसके निर्ख में ₹1.95 इजाफा कर दिया गया है फी यूनिट। जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आएगा और उन्होंने कहा कि गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, 227 अरब रुपए की पेमेंट करनी थी और जो बिजली हम नहीं भी इस्तेमाल करते उसकी पैदावार के भी पैसे दिए जाते हैं। ये भी वो अहम इशू है जो हम आज आपके नोटिस में लेकर आ रहे हैं। जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और अब इनके व्लॉग्स भी अपने ये शेयर कर रहे होते हैं और ब्रॉडशीट के हवाले से तो मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी भी और जो ज़फ़र QC साहब हैं उनके हवाले से भी इन्होंने बात की, उनकी मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और ज़फ़र QC साहब ने फिर कुछ वजाहतें भी दी। मोहसिन बेग साहब आपको बहुत शुक्रिया और हम रज़ा रूमी साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन बेग साहब सबसे पहले तो ये ब्रॉडशीट के बारे में ज़रा बताइएगा PTV के व्यूअर्स को। अब एक इंक्वायरी कमेटी, पहले 3 रुकनी कमेटी बनाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब, शीन मज़ारी साहब थे। अब शेख अजमत सईद साहब की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई जो 45 दिनों में हक़ाइक़ सामने लेकर आएगी। सर ये क्या पिंडोरा बॉक्स है और आज तो कहा जा रहा था कि ये पानामा 2 साबित होगा ब्रॉडशीट, क्या हक़ाइक़ है? हमने $28 मिलियन दे दिए उनको। बेसिकली अनवर साहब ये ना तो पनामा 1 है ना 2 है। अच्छा, बेसिकली जिस पे सारा कावे मुसावी साहब ने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए उसमें उन्होंने पूरा सच नहीं बोला और मैं जो भी उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था, बेसिकली उनका कोई बाज़ाहिर बिजनेस नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट थे। उन्होंने इस मौके पर इस चीज़ को कैश करवाया अपने हक में, हक़ाइक़ पूरी तरीके से और सच पूरी तरीके से बयान नहीं किया। जहाँ तक ब्रॉडशीट ओरिजिनल जिनके साथ मुआहदा हुआ वो मालिक और थे, इन्होंने कंपनी यही थी। ये कंपनी लिक्विडेशन में जब चली गई और उसके बाद 2009 में कावे मुसावी ने इसको टेक ओवर किया 100 पाउंड दे के इसकी
ऑनरशिप चेंज और शेयर चेंज हो गए। हमारे जो प्रोसिक्यूटर थे या अटॉर्नी जनरल इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस केस को प्रॉपरली परसू नहीं किया, वरना ये पैसे बच सकते थे। अब आ जाते हैं कि और ये फैसला 2016 में आया। 2016 Why took so long, मोहसिन बेग साहब? आपने देखे 2003 में ये मंसूख होता है और ये फैसला 2016 में आता है। देखिए, इन्होंने पहले नैप ने इसके जो ओरिजिनली ऑनर के साथ जेरी जेम्स एक पार्टनर थे, जिन्होंने जब ये लिक्विडेशन में गई तो उन्होंने इस कंपनी को कोलोराडो अमेरिका में रजिस्टर्ड करवा के और नैप से सेटलमेंट कर ली। पहली इनिशियल पेमेंट गई 1.5 मिलियन, 15 लाख डॉलर। उसके बाद ये टोटल पेमेंट इन्होंने की नैब ने, जिसका नैब जिक्र नहीं कर रही, वो 5 मिलियन डॉलर है। और जब वो पेमेंट कर दी तो उन साहब का, जेरी जेम्स का इंतकाल हो गया और इनको पता चला कि ये तो ब्रॉडशीट का जो लंदन में ओरिजिनल केस है वो वही है और 5 मिलियन उसको दे दिए, वो बंदा फौत हो गया। और फिर ये दोबारा नमूदार होते हैं। ये उनकी मिसिस के पास गए पैसे वापस लेने के लिए, जो 5 मिलियन पेमेंट कर दी हुई थी, लेकिन उनकी मिसिस ने इनकार कर दिया पेमेंट वापस करने। अब आ जाते हैं जो लंदन में केस चला। कावे मुसावी साहब ने और ब्रॉडशीट का ये एक मौक़िफ़ था कि हमने नवाज शरीफ साहब की ये प्रॉपर्टीज़, जो कि प्रॉपर्टीज़ सामने हैं, बज़ाहिर मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन अदर देन एमल फील्ड भी उन्होंने निशानदेही की है। जी काफ़ी की है और पाकिस्तान में भी की, बाहर भी की। मकसद ये निशानदेही करना काफ़ी नहीं है। एग्रीमेंट ये होना चाहिए था कि आप पहले बियॉन्ड एनी डाउट प्रूफ करेंगे कि ये इल गॉटन मनी है, बनाई गई है, इसमें मनी लॉन्डर होके वहां गई, उस करप्शन का पैसा था, लॉन्डर किया गया, उससे ये प्रॉपर्टी ली गई। अगर आप ये चीजें प्रूफ नहीं कर सकते तो आपको ना प्रॉपर्टी मिलेगी ना पैसे मिलेंगे। तो उस तरफ तो हम गए ही नहीं। उसने सिर्फ लोकेट करने में अपना एक क्लेम बना लिया। जब उसका 2003 में मुआहदा खत्म, उसने कहा जी मैं तो बड़ा काम किया। अब मुआहदा क्यों खत्म हुआ एक तरफा तौर पर? वो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त दौर में जितने लोगों के इवन नवाज शरीफ साहब एक डील करके मुआहदा करके सऊदी अरब चले गए, तो नेचुरली उनके केसेस यहाँ स्टॉप कर दिए गए। उस सिलसिले में इससे मुआहदा भी ख़त्म कर लिया गया। बाकी 200 लोगों का जो नाम दिया गया ब्रॉडशीट को कि आप इनके ऊपर हमें लोकेट करके दें पैसे, उसमें वो जो जैसे कावे मुसावी ने कहा कि उसमें से एक शख्स जो है था वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, आफ्ताब शेरपा, उसका तो हमें रोकना पड़ा। तो मुआहदा 2003 में कैंसिल हुआ, लेकिन उसने बैंक किया हमारी जो जेआईटी बनी थी इसमें पनामा केस में, कावे मुसावी का दोबारा से केस जो स्ट्रांग हुआ वो उस जेआईटी के, जी देख लें, ये जेआईटी भी कह रही है 802 मिलियन या 820 मिलियन डॉलर की नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी, और मैंने सर्च की और मुझे ये पेमेंट नहीं करे। हालांकि वो पेमेंट, अगर हम डिफेंड करते अपना केस, तो कावे मुसावी पेमेंट का हकदार नहीं था। और वो जो ऑनरशिप चेंज हुई 100 पाउंड दे के ब्रॉडशीट का ये मालिक बन गया, उसको भी हमें चैलेंज करना चाहिए था। और जो ओरिजिनल ब्रॉडशीट थी उसने जो पैसे लोगों को देने थे, जो जिन्होंने वैल्यूएशन की, जिन अकाउंटेंट्स ने और जिन इन्वेस्टिगेटर्स ने काम किया, उनको ये पेमेंट नहीं हुई तो वो कंपनी लिक्विडेशन में गई और ये पैसा अब लिक्विडेटर के पास है। उनको पेमेंट देने के बाद अगर कुछ बचा तो इंसाफ को मिलेगा, कावे मुसावी साहब को। लेकिन ये बन गए हीरो और ये बन गए चैंपियन हमारे मीडिया में। इन्होंने 28 मिलियन डॉलर तो यहां से हमारे टैक्स पेयर मनी चला गया, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ बाजियाब नहीं करवा कर दिया, कुछ नहीं किया, नॉट अ सिंगल पेनी। अब ये जो $1 बिलियन के एक अकाउंट का चर्चा है, ये झूठ था। ये जो सऊदी अरब से सिंगापुर चले जाना और इसका कोई प्रूफ नहीं है, जुबानी जमा खर्च है। और जहां आपने तो ये बेट के तौर पे कह रहे हैं, ये चाह रहा था कि मैं 1 बिलियन दिखाऊं। उस वक्त इमरान खान साहब तरीके इंसाफ जीत गई थी, अभी खान साहब ने ओथ नहीं उठाया था। ये बंदा इस चक्कर में था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ब्रॉडशीट का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो या नया कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हो जाए। और यही जो 28 मिलियन का क्लेम है, ये 17 मिलियन में वो डील करना चाहता था। और टॉप ऑफ दैट इसने क्यूसी जफर अली को $2 मिलियन की रिश्वत भी दी। वो इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं उनके नुमाइंदे जफर अली। नहीं, बिल्कुल नहीं है, नुमाइंदे नहीं है। वो पाकिस्तान आए, मुलाकातें की। जफर अली चाह रहे थे कि वो पीटीआई और इमरान खान साहब के सपोर्टर थे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं और जो इल गॉटन मनी है जो पाकिस्तान से लॉन्डर की गई है उसको हम बाजियाब करवा सकें। वो
एक बेहतर और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ पाकिस्तान आए थे। ठीक है। बाद में वो कावे मुसावी से फर्स्ट टाइम मिले हैं यहां से जाने के बाद कि इसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो कावे मुसावी ने बेट डालने के लिए कहा ये 1 लेकिन बिलियन कावे मुसावी का तो ये भी दावा है कि उनसे भी बड़ी मुलाकातें हुई थी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की। जी हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जिनका वो कह रहा है मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो वो कह रहा है कि मुझसे कट मांगा है उसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अलबत्ता जफर अली क्यूसी ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया कि इस उनके पास फोन मैसेजेस सेफ थे जिसमें कावे मुसावी ने उनको कहा कि मैं अब हमारे पास रिकोर्स क्या है अदर देन फिर मैं कमेटी पर भी आता हूं, क्या रिकोर्स है? पेनल्टी तो दे दी, पेनल्टी दे दी है। इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपने अगर कमेटी बनाई है और वो कमीशन बनाया जो फैक्ट्स चेक करेगा तो फैक्ट्स 2-3 चेक करने वाले। आया हमारा गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल इसमें मिला हुआ है जिसने इतनी हेस्ट में इसको पेमेंट की? और पेमेंट आपको पता है ईसीसी ने नवंबर में अप्रूव की, नवंबर में वो पैसे अलाइड बैंक में चले गए। तो अगर यूबीएल या अलाइड बैंक, यूबीएल है या अलाइड बैंक, यूबीएल मेरे ख्याल में जी। तो अगर आपने ये सारा काम किया और फिर जब ये सरफेस पे आया तो आप बिल्कुल अनजान बन गए, इसका मतलब है somebody is involved। और जो पहले 5 बिलियन जाया किए हैं जो कि गलत जगह पेमेंट कर दी, जो आप बता रहे हैं कि कोलोराडो में जेरी जेम्स हो, उसका जवाब दे कौन? उसका भी कोई जवाब दे, क्योंकि नैप को तो आप छेड़ना ही नहीं चाहते। वो गलत करें सही करें, वो इन्वेस्टिगेट तो करो। ये तो कौम का पैसा था, आपने वसूली तो 1 रुपए की नहीं की और पेमेंट आपने 5 मिलियन और 28 मिलियन। जो अब जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब हैं जिनकी सर्वे में बना है, तो आप समझते हैं कि ये इस चीज को एसरटेन करेंगे? बिल्कुल, देखें और 45 डेज की टाइमलाइन है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खान साहब की नेचर को जानते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का टैक्स पेयर मनी इस तरीके से लुटाया, कम से कम उनसे पूछ प्रतीत होनी चाहिए। ठीक है। और जिनका बारे में कहा जाता है उनसे बाजियाब भी होना चाहिए। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि जी ये सारा प्रोसेस हो, एलिगेशंस लग रहे हैं लेकिन समथिंग टेंजिबल कम्स आउट ऑफ इट। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपने प्रूफ करना है कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये पैसे किकबैक्स, कमीशन और करप्ट प्रैक्टिस से हासिल किए गए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मसावी जैसे कैरेक्टर्स ने जब आके मीडिया में कहा, उसने पूरी हमारी नेशन को करप्ट करार दे दिया, हमारा पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, हर किसी को क्रुक करार दे रहे हैं। और ये देखें एज ए नेशन हम किसी भी स्टेज पे जाएं, लेकिन पूरी नेशन तो करप्ट नहीं है। हाँ, आपको इनमें और वो मंसूर एजाज साहब में कोई पैरेलल लगता है? वो याद है मैमो गेट वाले, वो भी मीडिया के हर शो में आके इंटरव्यू देते थे। अनवार भाई, ये हसलर टाइप लोग हैं, ये इनका कोई बिजनेस नहीं है। देखिए, जब आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको इन्वेस्टिगेटर्स की लिस्ट होनी चाहिए थी। आप जब ऐसी कंपनीज हायर करते हैं, उनके जो लोग एम्प्लॉइज होते हैं उनके क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं। आया वो FBI, CIA इसके एल भी हैं या नहीं? एल भी हैं, इन्वेस्टिगेट कर भी सकते हैं कि नहीं। रजा रूमी ने भी हमें ज्वाइन किया, नोटेड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रजा रूमी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रजा, आपके सामने भी ये सवाल है जो मैं मोहसिन बेग साहब से पूछ रहा था, आप बाहर भी रह चुके हैं। ये बताइएगा, ये एसेट रिकवरी के लिए कंपनीज और फर्म्स हायर की जाती हैं, यहाँ यही बात हो रही है कि उनके क्रीडेंशियल्स भी चेक किए जाने चाहिए, और ये जो ब्रॉडशीट के मुआहदे हैं इन पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि उसको ये तय था कि जो जिस चीज़ की वो निशानदही करेंगे और उसमें हेल्प आउट करेंगे, उसमें इंटरनेशनल भी 20% उनको मुआवजा दिया जाएगा, और विद इन पाकिस्तान भी अगर होता है तो उसमें भी उनका इतना ही शेयर करार दिया जाएगा। और ये जब नुक्ता लंदन में आर्बिट्रेशन काउंसिल के सामने रखा तो उन्होंने इनका आर्गूमेंट बाय किया ब्रॉडशीट का। क्या कहेंगे सारे ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से? अब हुकूमत ने फैसला किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। आप समझते हैं कोई इसमें से ठोस चीज सामने आएगी और कौम को इसका कोई फायदा होगा इस तमाम एक्सरसाइज का? जी देखिए, आपने एक सवाल में कई सवाल पैक कर दिए। जी सबसे पहले तो ये है कि ये वायदा कुछ गरीब था, क्योंकि ये कंपनी जो टैक्स में आए हैं, ये कंपनी बिल्कुल एक नई और एक जी इसका कोई तजुर्बा नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले वॉर हुई थी और हमने इतना बड़ा उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इस तरह की शराइत के साथ साइन कर ली। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने ये माहिदा किया, वो अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, लीगल एक्सपर्ट्स जिन्होंने वो देखा होगा, बिल्कुल उनकी होनी चाहिए। और ये जो कमीशन बना है, ये उसका काम होना चाहिए कि वो उसकी करे, और किसी ना किसी की तो आखिर इस मुल्क में पूछगिछ होनी चाहिए ना। ठीक है, इस माहिदे का मकसद था कि लुटी हुई दौलत को वापस लाना। उल्टा बेचारी पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स जो हैं, कौमी खजाने से पता नहीं कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स को हम अदा कर रहे हैं, लेने के देने पड़ गए। एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात है
कि इसमें ये भी साबित होता है कि हमारे यहाँ पब्लिक जो कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लॉ की कैपेसिटी जो है वो कमजोर है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो, चाहे वो दीगर कॉमर्स हो। हमें ये भी देखना है कि हमें उनके अंदर सलाहियत और कैपेसिटी किस तरह उसको बढ़ाएं और हुकूमत में एक्सपर्ट इस तरह भर्ती करके उनको वहां पे लाएं कि अक्सर होता है कि ये काम आउटसोर्स हो जाता है और जब आप आउटसोर्स करते हैं तो वो और वफादार आड़े आ जाते हैं। ठीक तो है। ये तो दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि ये बहुत एक अफसोसनाक और एम्बेरसिंग बात है, वो आदमी जो है ब्रॉडकास्ट वाला वो हर टीवी चैनल पर मौजूद होता है। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से ट्विटर पे भी वो एक्टिव है और वो इस तरह का कचरा खींचने की जैसे कि हर पाकिस्तानी है वो करप्ट है, वो जी। कोई हद होनी चाहिए कि वो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। कैसा खुद को एक दो पर रजा भाई, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। मैं चाहूंगा आपको दोबारा हम वापस लौट के आते हैं, आपकी हम जरा ऑडियो को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं ताकि आपकी बात जो है वो पूरी तरह मैं और व्यूअर्स समझ जाए। मैं सर दूसरा मोहसिन आपसे जानना चाहूंगा, ये तो हम बात करें ब्रॉडशीट के हवाले से भी, लेकिन ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है या और भी जो फैसेट ऑफ सोसाइटी के लोगों की लिस्ट थी, जो भी लिस्ट है, इनके इतना पैसा बाहर होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? देखिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इस तरह यही चलता है? देखिए बिजनेस कम्युनिटी में बिजनेसमैन अपने पैसे बाहर हमेशा रखता है, बिजनेसमैन रखता है ठीक है ना, ना। और पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस की जो लिस्ट दी गई उसमें से आप देखिए कि बहुत ही हाई अमाउंट रख दी गई कि जी 200 बिलियन है, 300 बिलियन बाहर पड़ा है, लेकिन प्रूफ नहीं था। ये फर्जी आपके ख्याल ये में? मैं समझता हूँ इतना पैसा बाहर हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। देखिए ना, उस पैसे का कुछ मसरफ भी होना चाहिए ना। और अगर तो ये इतना पैसा बाहर पड़ा था तो इतना पैसा छुपाना आज के दौर में इजी नहीं है। कहते हैं लंदन इज अ सेफ हेवन नो, लॉज फॉर इल गॉटन मनी। देखिए लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, आपने प्रूफ भी करना है। और इतने स्ट्रिक्ट लॉज में अभी लंदन ने बहुत, अभी मनी लॉन्ड्रिंग छुपाना इजी नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। तो मकसद ये है कि जब हमने कह दिया जी 200 बिलियन बाहर पड़ा हो, 200 बिलियन का आप मतलब समझते हैं। और डॉलर्स में इसने भी अगर पाकिस्तान रुपये में, तो इसने इतनी भी बड़ी कहा फिगर कि है। जी 1 बिलियन की ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती किसी प्राइवेट अकाउंट में। इट्स नॉट इजी। आप इंटरनेशनल लॉज को देखिए, एक सेकंड में अगर आप 10 मिलियन की एक वायर करते हैं प्राइवेट अकाउंट में तो अलार्म बज जाते हैं। ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया। मुसावी ने जो क्लेम्स किए हैं, टॉल क्लेम्स, वो अपना जो सू था उसको एक जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने इतनी मेहनत की, हालांकि उसने किसी को पैसे नहीं दिए, उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, उसके पास एम्प्लॉइज नहीं थे, उसकी कंपनी का कोई प्रोफाइल नहीं है। और आपका नुक्ता है कि वी कुड हैव फॉट दैट केस फार बेटर। और ये नेगोशिएट भी हो सकता देखिए, था। इनवार 2-3 चीजें 28 मिलियन डॉलर से कम पे नेगोशिएट भी उनसे हो सकता था। देखिए, अगर करप्ट होना और बात है, नालायक होना उससे भी डबल बात है। पहली बात है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होना चाहिए था जो सारा उनकी फेवर में होता, आपकी फेवर में नहीं वैसे था। उन लोगों से भी अब ये मतलब यही इंक्वायरी कमेटी उन लोगों को भी पूछेगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त साइन किया 2000 पूछना में। चाहिए जी, पूछना चाहिए। ये कौम का पैसा है, खुदा के बंदो, इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, कॉन्ट्रैक्ट गलत साइन हुआ और उसके बाद जो उस केस को, उसकी अपील को लेके आगे नहीं चल सके, उसमें हमारे लोगों की नालायकी है और नालायक आदमी को भी पकड़ना चाहिए। यही रजा भी कहते हैं। रजा, बताइएगा, आप अपने प्लीज आर्गुमेंट मुकम्मल कीजिएगा। आपने उसके मुख्तलिफ पहलू बताए, मैं चाहूंगा जरा ताकि व्यूअर्स आपकी बात पूरी मुकम्मल सुन पाए। प्लीज गो अहेड। शुक्रिया। मैं मुख्तसरन यही बात कहूंगा कि जब उस कंपनी को ये ठेका दिया गया तो वो कंपनी तो एक नौजायदा कंपनी थी, उसका कोई दफ्तर, कोई स्टाफ नहीं था। और ये शख्स जो है, ये मौसवी साहब जो है, ये तो खुद इनका बड़ा शेडी पास्ट है। और इनको किस तरह से ये ठेका थमा दिया गया और कौन से कानूनदान ने इसकी वेटिंग की, कौन से अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी में जिन्होंने उसको देखा। आखिर कुछ जांच पड़ताल होती है, कोई टेंडर नोटिस, आप पेंसिल भी खरीदते हैं सरकार में या एक कुर्सी भी खरीदते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका कार है। ये अंडर हैंड जो डील्स हुई हैं, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेने के देने पड़ गए हैं। ये तो पैसा इन्होंने लूटी दौलत लेकर आनी थी, ये उल्टा उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स की जेब से निकाल कर वापस दे दिया। तो मैं समझता हूं कि अब इसका, चलिए, ये जो कुछ हुआ
ये कमीशन इसकी तहकीकात करेगा। एक तो ये बात है कि ये इस कमीशन का कुछ बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक फ्रेज मशहूर है, डेथ बाय कमेटी, यानी कि हर चीज पे कमेटी बना दें, हर चीज पे कमीशन बना दें और उसका कोई नतीजा ना निकले, किसी को कोई पूछगिछ ना हो, सजा ना हो, जो ताकतवर है वो बच जाएं और जो नीचे लेवल की अमला है या जूनियर लोग हैं उनको आप सस्पेंड कर दें, पकड़ दें, जेल में डाल दें। ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा इसके पे एहतसाब वालों का भी एहतसाब होना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, इसमें हम बात है कि पब्लिक सेक्टर में कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। Yes. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, दीगर ऐसे अहम इदारे जो दुनिया से डील करते हैं, उनको उनके पास इंटरनेशनल लॉ की, आर्बिट्रेशन की, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये काम आउटसोर्स नहीं होना चाहिए लॉ फर्म्स को। लॉ फर्म्स के अपने एजेंडे होते हैं, उनके अपने जो है मकसद होता है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये सरकार, क्योंकि मैं खुद एक जमाने में सिविल सर्वेंट रहा हूं, मुझे इसका बखूबी अंदाजा है, ये इन हाउस कैपेसिटी होनी चाहिए। और अब ये इससे हमें सबक सीखना चाहिए। ये ठीक है, टीवी पे अभी आपको पता है कि मीडिया में सेंसेशनलाइज होती है चीज, कुछ दिन चलती है, लेकिन हमें सबक ये सीखना है कि हमने कैसे अपनी सरकार में कैपेसिटी को बेहतर करना है, कैसे हमने स्पेशलिस्ट को और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बाकायदा उनकी जगह बनाकर उनको सरकारी जो है ओहदों पर रखना है, ताकि हमारे पास ये इन हाउस कैपेसिटी हो। क्योंकि अब हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रह रहे हैं, ये एक आलमगीरियत का जमाना है। इसमें हमारे पुराने जो हमारी निजाम है ब्यूरोक्रेसी का, वो नहीं चलेगा। और ये सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ से आ रही है कि इसकी वेटिंग नहीं हुई, इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई, देखभाल नहीं हुई, और इतना बड़ा नुकसान भी हो गया, एम्बेरसमेंट भी हो गई, हजीमत भी हो गई। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो फॉरेन फंडिंग केस है, इस हवाले से आपके ख्याल में, और अब ये मामला जो है वो स्क्रूटिनी कमेटी के सुपुर्द है, आप पीटीआई का भी मामला जेरे स्क्रूटिनी है, पीएमएलएन का भी और पीपल्स पार्टी का भी, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का भी कहा जा रहा है। आप समझते हैं कि इस चीज़ को भी सामने आना चाहिए और हतमियत के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द फैसला कर दे कि किसके अकाउंट्स में दाल में कुछ काला है और किसके अकाउंट्स क्लियर हैं? ये बात भी क्योंकि ये भी अब एक सियासी इशू बनता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी ओपन हियरिंग हो जाए, इसकी टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो जाए, अपोजिशन पार्टीज भी इस हवाले से कह रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटिनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आपकी राय में ट्रांसपेरेंसी और स्विफ्टली इस काम को भी निपटाया जाना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 प्लीज। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं वजीर आजम साहब का जो बयान है उसका खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने इसकी ओपन प्रोसीडिंग्स की बात की है, जो कि शफाफियत के लिए एक अच्छी चीज होती है। वो करे कि ना करे इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं मालूम क्या रूल्स होते हैं, शायद उसकी इजाजत नहीं होती या होती है। बहरहाल देखिए, जमहूरियत कोई भी हो दुनिया में, वो सियासी पार्टियां उसका सबसे अहम हिस्सा होती हैं। और बदकिस्मती से हमारी सियासी पार्टियों के अंदर तो कोई किसी किस्म की ना तो जमहूरियत है, ना शफाफियत है। और ये सिर्फ मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीएमएलएन की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड, पीपीपी हो, जेयूआईएफ हो, छोटी से छोटी टांगा पार्टी से लेके बड़ी से बड़ी पार्टी हो, कोई सब शख्सियात पे मबनी है और कोई उनके अंदर जो है हिसाब किताब का मामला नहीं। हमारे कवानीन बड़े वाजे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, उसके नीचे रूल्स मौजूद हैं, खर्चा कितना हुआ, कहां पे हुआ, आमदनी कहां से आई, टिकट होल्डर से कैसे कितने पैसे लिए गए, किसने कैंपेन में कितना पैसा डाला, दुनिया। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया में जो एडवांस जमहूरियत है वो भी स्ट्रगल कर रही है। अमेरिका में, चूंकि आपको पता है कि मैं वहां पे ज्यादा वक्त वहां रहता हूं, पढ़ाता हूं, तो वहां भी ये बहुत बड़ी डिबेट है कि उधर भी पैसा जो है उसको डार्क मनी या शेडी मनी कहते हैं, वो भी उनकी सियासत में गर्दिश करता है यूरोप और अमेरिका में। अच्छा। लेकिन वो लगे हुए हैं कि उसको किस तरह से रेगुलेट करें, स्ट्रीमलाइन करें। हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो हिस्टोरिकली कमजोर रहा है इस मामले में, और अगर हमने जमहूरियत को परवान चढ़ाना है तो हमें इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिएगी और अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों को हिसाब दें, अपना जांच पड़ताल करवाएं। लेकिन चूंकि अभी पीटीआई गवर्नमेंट में है, इसलिए उनके ऊपर थोड़ी सी अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी बनती है, और चूंकि उनका नारा भी एहतसाब का है, उनका मंशूर में बड़ी वाज़ेह चीज है, तो अगर वो खुद एग्जाम्पल सेट करेंगे इस बात का, और अगर कोई कोताहियां हो जाती हैं, कोई चीजें, यहाँ तो निजाम, अभी हम बात करते कॉन्ट्रैक्ट की, आर्बिट्रेशन की,
तो सिस्टम्स तो वही हमारे डेवलप हो रहे हैं। अगर कोताहियां हुई भी है तो उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक। और वो ठीक करके एक अच्छी मिसाल और एक कायम करके, एक नजीर कायम करके, हम एक बाकी पार्टियों के ऊपर भी अखलाकी दबाव आएगा, सियासी दबाव आएगा कि वो इन रूल्स को एडहेयर करें, ताकि हमारी जमहूरियत जो है वो ज्यादा साफ हो और सियासी पार्टियां ज्यादा मुस्तहकम होकर अपना किरदार अदा करें। जी मोहसिन बेग साहब, आप समझते हैं ये फॉरेन फंडिंग केस में भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा निकल सकती है? क्योंकि अपोजिशन पार्टियों ने यहाँ एहतजाज किया और बड़ा जोर लगा रहे हैं कि इसका फैसला आना चाहिए। एक यादाश्त उस दिन तो नहीं दी, अगले दिन फिर यादाश्त भी जाकर दी। कुछ इसमें भी दाल में कुछ काला आपको नजर आ रहा है? देखें जी, अगर तो जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की अकबर एस बाबर जी। साहब ने उनका मौक़िफ़ सुने तो वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें निकल सकती हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई का उन्होंने, जिसके जी। मुद्दई वो खुद हैं। तो बेसिकली मैंने अभी जस्टिस रिटायर शाह खावर साहब से भी बात की, जो कि पीटीआई की वकील हैं। तो मैं चाह रहा था मैं दोनों मौक़िफ़ सुन के ही आपको राय दे सकता हूँ। जी। तो बकौल शाह खावर साहब के, उनका जो अकबर एस बाबर साहब का जो केस है वो एक चार्टर्ड अकाउंट कंपनी थी जिससे पीटीआई ने अपने अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करवानी थी 2012 में। तो वो नेचुरली एसएनएनएस कंपनी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसमें कुछ रूल्स और जो ज़ाब्ता अखलाक को खान साहब बनाना चाहते थे, टीओआर भी खान साहब ने खुद ही बनाए उसके, वो उठा के उन्होंने बेसिकली इलेक्शन कमीशन में वो पिटीशन डाली हुई है पीटीआई के खिलाफ उसके तहत। हालांकि वो इंटरनल ऑडिट था, आप उसको जो 23 अकाउंट्स की बात है स्टेट बैंक की। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस लेवल पे पीटीआई, क्योंकि उस तरीके की नून या पीपल्स पार्टी की तरह की पार्टी नहीं है, नेचुरली इन्होंने हर चीज़ के लिए, जलसे के लिए, तंजीम साजी के लिए इन्होंने फंड्स इकट्ठे किए और बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें डोनेशन दिए। लेकिन इसमें इशू मोहसिन साहब ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, गैर मुल्की जो है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, अब अनवार अगर उसमें किसी ने गैर मुल्की ने, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मुझे पता नहीं कि उसमें कोई गैर मुल्की है, लेकिन अगर एक आध किसी बंदे ने, तो इतनी जल्दी स्क्रूटनी होती नहीं है कि यार ये फ़ंड फ़लाँ आदमी ने दिए हैं। अगर हैं और अकबर एस बाबर साहब के पास उसका प्रूफ भी है, तो मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए परेशानी का बायस होगा। ठीक है। अब वो इलेक्शन कमीशन उन चीज़ों को देख के आया किस लेवल तक फाइन करता है या कोई ऐसी फाइंडिंग्स देता है जो पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज कर सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप नून लीग को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, सीगल का कहते हैं, मकसद ये है कि इन्होंने अकाउंट्स उस तरीके से अपने मेंटेन ही नहीं किए हुए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ज़्यादातर पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैश आते हैं, कैश ही आगे चले जाते हैं, ये लोगों से कैश ही लेते हैं, यहाँ कोई सिक्योरिटी का। अब आप देखें इलेक्शन कमीशन कहता है जी आपने अपने हल्के में एमएनए का इलेक्शन जो है इतने रुपए में लड़ना है, 20 लाख में, 20 लाख की तो एक दिन का खर्चा नहीं है उनका। हाँ। तो ये भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगर ये, क्या ये लाइव कवरेज होनी चाहिए? अच्छा होगा, मैं समझता अच्छा होगा। बहुत लेकिन वो आज मैं देखे इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, अवामी सतह पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर दुनिया में कांग्रेस जो है ओपन हेयरिंग करती है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं? दुनिया बदल चुकी है। आप अगर देखें इलेक्शन कमीशन अगर 20 लाख रुपए रखता है तो वो 1 करोड़ रख दे, कम से कम 1 करोड़ का तो हिसाब आ जाए। 20 लाख का तो वो जल्दी से 2-4 खर्चे दिखाते हैं। 20 लाख रुपए में आप समझते हैं कि इस मुल्क में एमएनए का इलेक्शन लड़ा जा सकता है? मेरे ख्याल में ये शायद कोई भी 20 करोड़ में ओपन सीक्रेट। अनवार साहब 20 करोड़ में भी नहीं लड़ा जा सकता, ज्यादा खर्चा है। तो देखना यह है कि हमने लॉज चेंज करने हैं, हमने इनको स्ट्रीमलाइन करना है, पॉलिटिकल ये प्रोसेस आगे बढ़ना है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो अपने यहाँ जमहूरियत लाएं, शफाफियत लाएं, अपने अकाउंट्स क्लियर करें। और पब्लिक रखने में क्या एतराज है आपको? अगर आप रज़ा रूमी साहब आप समझते हैं, ऐसे मालूम होता है कि आप जो स्पेशली स्पीकिंग ऑफ पीडीएम, क्योंकि हम न्यूट्रल गुफ्तगू कर रहे हैं, ज्यादा इन्हिसार वो टेक्निकल नॉकआउट या लीगल इशू में ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हैं, और वो जो पहले इस्तीफों की बात थी वो मामला भी मुअख्खर, और अब तो मुझे लॉन्ग मार्च भी कोई करीब करीब नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे, कुछ ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस में? जी कुछ यूं ही मालूम हो रहा है, क्योंकि पीडीएम जो है वो अपना एक मुश्तरका और मरबूत लाए अमल नहीं बना सकी। आपने देखा कि पहले उन्होंने बहुत सारे दावे किए, बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है
फिर बाद में ये पता लगा कि उनके अंदर तो इख्तलाफात है, पीपल्स पार्टी और PMLN की सोच और अप्रोच में फर्क है, और ना सिर्फ कि आपस में पार्टियों के इख्तलाफ है, पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात है। जैसे कि PMLN के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आरा मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच है, और फजल रहमान साहब की अपनी गेम या दाव पेच है। तो वो उस मामले में PDM का जो डाइल्यूट हो गया थोड़ा असर, अच्छा। और फिर ये तारीखें उन्होंने आगे बढ़ा दी। अब उनका इन्हिसार इसी पर है। एक तो उनका इन्हिसार इस बात पे है कि ये शायद फॉरेन फंडिंग गेट से कुछ निकल आए, अगर PTI की सर्जनिश हो जाती है या कोई सीरियस मामला बनता है अदालतों के लेवल पे, तो शायद उनको मजीद एहतजाज करने की जरूरत न पड़े, यहीं पे मामला हल हो जाए। या वो ये समझते हैं कि इससे मजीद प्रेशर बढ़ाया जाए हुकूमत पर, ताकि हुकूमत जो है वो या तो उनके मुतालिबात माने या इस्तीफा दे दे, जो कि खैर अभी कोई ऐसा चांस तो नहीं दिखाई देता। लेकिन ये बात जरूर है कि ये केस, जैसे कि अभी कह रहे थे हमारे साथी यहाँ पर, ये केस पे तशवीश तो होनी चाहिए गवर्नमेंट को भी, रूलिंग पार्टी को भी, क्योंकि ये फिर मामला जब आपको पता है एक बार स्टार्ट होता है, अपोजिशन जोर डालती है और मीडिया उसको उछालता है, तो फिर उसकी एक अवामी राय आमा भी बन जाती है। बहरहाल ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, ये आने वाले चंद हफ्ते ही बताएंगे कि क्या होगा। मोहसिन साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है ये इश्यूज तो हैं जी, साथ में आज बिजली के नर्ख भी बढ़े हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़्यादा चैलेंज आपको PDM से नज़र आ रहा है, ये पार्टी फॉरेन फंडिंग केस से, या ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और ये अब उनका ये बयानिया उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो नून लीग ने बिछाई हैं और हम उससे गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, गर्दिशी कर्जा भी है और ऐसे मुआहदे कर गए जिनकी बर्दाश्त में हमें पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। अनवार साहब, बेसिकली तो PDM से फवाद चौधरी साहब हमारे साथ जी, टेलीफोन लाइन पर आ गए, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फवाद साहब, पहले ये बताइएगा सर, हम इस पे बहस कर रहे हैं, ये जो अब इंक्वायरी कमेटी बनी थी कैबिनेट की, आप भी उसके मेंबर थे, अब जस्टिस शेख अजमत साहब की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई जो 45 दिन में तय करेगी ब्रॉडशीट के हवाले से। कुछ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के व्यूअर्स को बताइए कि उनके क्या TORs होंगे, कौन से हकायक सामने लेकर आएंगे, और उनको 45 डेज जो दिए गए हैं उसमें मतलूबा नताइज क्या है जो कि हुकूमत चाह रही है, जो आपकी इंटेंशन जरा शेयर कीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो जो ब्रॉडशीट का मामला है उसके साथ कई कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं जी, कि मुआहदा किन हालात में हुआ, किसने किया, उसकी शराइत क्या थी, फिर वो कोर्ट में केस, ये जो केस है ये को पहले 1999 में मुआहदा हुआ 2003 में उस वक्त की नैब के जो काम थे उन्होंने इसको वन साइडेड टर्मिनेशन नोटिस दे दिया। उसके बाद बाकी मामला चलते रहे, फिर 2007 में ये दोबारा जो है ये केस रिवाइव हुआ और 2011 में आर्बिट्रेशन में गया। अब 2011 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जी, उसके बाद 2016 में आर्बिट्रेशन के केस का फैसला हुआ, उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी। उसके बाद हाई कोर्ट में गए, PMLN की गवर्नमेंट थी, वहां से केस हारे और क्वांटम का फैसला हुआ, उस वक्त भी जो हुकूमत थी वो PMLN की थी। अब ये जो सारे मामलात हैं कि कैसे उनसे डीलिंग हुई, क्या किया गया, ये सारे मामलात में हकायक सामने आना अवाम का बड़ा जरूरी है जी। उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें आप देखिए ना, आप अंदाजा लगाइए कि 2000 में शहबाज शरीफ जो है वो $75 लाख नैब में जमा करवा रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास उस वक्त $75 लाख थे जब डॉलर की कीमत 55-60 रुपए थी जी। उसके बाद ये $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज सिर्फ यूके, सऊदी अरेबिया और UAE में थी 2000 में। ये बेसिकली तो कोई अच्छे फैक्ट्स नहीं हैं जो कोई नए हैं, क्योंकि लोगों को पता ही है, रीअफर्म ही करते हैं ये सारे फैक्ट। लेकिन ये एक और इंडिपेंडेंट एविडेंस सामने आती है कि इस मुल्क को किस तरह और किस बेदर्दी से फवाद साहब, ये लूटा कथा गया। कलाम के लिए माजरत, वो कहते हैं GIT जो बनी थी उस पर भी बड़ा इन्हिसार करके उन्होंने ये एस्टिमेशन की है नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हवाले से, जो पानामा के हवाले से GIT बनी थी।
देखिए ना, इशू ये है कि ये जेआईटी के ऊपर बेस करके ना वहाँ आप अदालतें जो है वो उस पर फैसले नहीं करती। अच्छा। ये एक एसएफ एक फर्म थी, उसके जो लोग जिन्होंने ये टीम बनाई थी, उस टीम के बहुत बड़े बड़े लोग थे। मसलन उसका जो एक मनरवा जो लॉयर है, जी। वो लॉयर जो है वो अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट में अटर्नी हैं और बड़ा मोहतरम समझे जाते हैं वकील। इसी तरह से जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट उसमें शामिल हैं वो रिनाउंड फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। सो ये सारे जिन्होंने ये लिस्ट दी ये बड़े नोन लोग थे और उससे अंदाजा होता है कि कितना ज्यादा एक जो प्लेंडर है वो यहाँ पे किया गया। ठीक है। और जस्टिस अजमल सईद जाहिर है कि बड़े एक रिस्पेक्टेड नाम है और वो अब सारे यहाँ बैठेंगे और इन मामलात को देखेंगे। ये मुझे बताएगा फवाद साहब, $28 मिलियन पेमेंट हुई। एक राय ये भी इस प्रोग्राम में सामने आई कि इसी ने मतलब आपके दौरे हुकूमत में इस हवाले से पैसे एलोकेट किए गए और ये पैसे वहां दिए गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई निगोशिएट किया जा सकता था? क्या इससे कम पैसों में बात हो सकती थी? कि उसकी कोई आप समझते हैं कि इट कुड हैव बीन डेल्ट इन अ बेटर वे? और ये $28 मिलियन का लोगों का टैक्स पेयर मनी चले जाना और इतने बड़े लेवल के इल्जामात के बावजूद ₹1 बाजियाब ना होना उन लोगों जिनके नाम बताए जा रहे हैं, तो सर इसको कैसे आप बयान करेंगे? नहीं, निगोशिएट तो हो सकते हैं, निगोशिएट होते हैं, जी। लेकिन फाइनल फैसले से पहले अगर फाइनल फैसला ही जो है आपके पास हो गया और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कोई आपसे क्यों निगोशिएट करेगा? देखिए ना, जो पैसे जब एक दफा आपका हाई कोर्ट से अपील डिसमिस हो गई जी। तो उसके बाद तो दो ही रास्ते हैं ना, कि या तो आप पैसे देंगे या आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब जो लोग भी थोड़ा बहुत भी यूके का सिस्टम, लीगल सिस्टम समझते हैं, वहाँ का सिस्टम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर आदमी सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए, हाई कोर्ट्स में चला जाए और वहाँ से बगैर कोई कॉन्सिक्वेंस के बाहर आ जाए। वहाँ पे अगर आप केस हारते हैं तो बहुत भारी जुर्माने होते हैं और इसीलिए जो बड़े वकील हैं वहाँ पे वो कभी भी इस तरह केस नहीं करते जब तक कोई ग्राउंड बहुत स्ट्रांग ना हो। ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल होता तो है सर ये जो कमेटी है फवाद चौधरी साहब, ये हकायक सामने लाएगी और जिन्होंने मुआहदात किए उन लोगों का भी उससे सवाल किया जाएगा। यहाँ ये भी बात हुई कि जी जब नैब ने मुआहदा किया, इतना लॉप साइडेड मुआहदा क्यों था कि 20% अगर आप निशानदेही पाकिस्तान के बाहर करेंगे या अंदर तो आपको उसका जो है वो पैसे मिलेंगे। उन तमाम किरदारों को भी सामने लाया जाएगा, सहूलतकार जो बने। नहीं नहीं, बिल्कुल लाया जाएगा। जैसे मुआहदे हुए कि जिसको बुलाना है वो ये कमेटी उनको बुला सकती है, उनके पास समनिंग पावर्स हैं और सारी चीजें जो हैं वो कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम। ओके। और जरा फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी जरूर जरूर मुझे बताइएगा सर। ये जो कहा जाता है कि पीटीआई जो है वो और अकबर एस बाबर जो आपके एक फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने केस किया और वो पीडीएम भी यहाँ इस्लामाबाद में आई। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो खैर बड़े सख्त इल्जामात लगाए कि इसराइल से और भारत से जो है वो फंडिंग पीटीआई को हो रही है। तो अपोजिशन तो बहुत कुछ तलाश कर रही है पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में। आप चूंकि वकील भी हैं पेशे के एतबार से, पीटीआई सिक्योर समझती है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं ओपन कर दें, बराह रास्त इसकी कार्रवाई दिखाई जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अकबर एस बाबर बेचारे को तो घर में कोई नहीं पूछता, ये ऐसे पीडीएम वालों लेकिन उन्होंने केस तो किया है, आपने क्या घर में कोई नहीं पूछता? आप लोग के फाउंडिंग मेंबर तो थे ना। ठीक है, वो तो फाउंडिंग मेंबर तो कई ऐसे थे। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें ये जो फॉरेन फंडिंग है ना, पहली बात तो आप समझिए कि पीटीआई के अलावा पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई फंडिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। पीटीआई वो वाहिद पार्टी है, क्योंकि इमरान खान जो थे उन्होंने शौकत खानिम के लिए फंडिंग की, नमक के लिए फंडिंग की। सो उनको एग्जैक्टली पता था फंडिंग के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे होती है और ये क्या मामला है। जो बाकी पार्टीज हैं उनके अंदर तो 2-2, 4-4 सीट बैठे हुए हैं, वो सारे खर्चा चलाते थे। और फजलुर रहमान साहब का तो आपको याद होगा कि एक दफा जनरल पाशा जो थे वो उस वक्त DDISI थे, तो उन्होंने नेशनल असेंबली में उनको कहा कि आप तो लिबिया से पैसे देते रहे। तो हुकूमतों से पैसे जो है ये लेके पार्टियां चलती रही हैं। सो इसलिए पीटीआई का जो फंडिंग है उसमें 40,000 लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने पीटीआई को फंड किया। अब क्या PMLN और पीपल्स पार्टी से तवक्को भी कर सकते हैं कि वो 1000 लोगों का नाम भी दे सकते हैं जिन्होंने उन्हें फंड किया? आंसर इज नो। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको ओपन करें और सामने आना चाहिए। और वैसे इलेक्शन कमीशन के पास एक अच्छा मौका है कि वो पार्टीज को पाबंद करे कि वो अपनी फंडिंग स्ट्रक्चर्स कैसे कायम करेगी, कैसे बनाएंगी।
ठीक है। और उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। फवाद साहब ये जरूर बताएगा कि मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, आप कहते हैं पीटीआई को लोगों ने वोट दिया एहतिसाब के बिना पर कि लोगों का जो लूटा हुआ पैसा वो वापस लेकर आए। आप कहते हैं आलू टमाटर और इनके निर्खों पर वोट आपको नहीं पड़ा, लेकिन आप समझते नहीं, आप चूंकि कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो सर ये बिजली का महंगा होना, फिर अशरिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होना, ये भी पॉलिटिकली तो आपको हर्ट करेगा। ठीक है, आपका एहतिसाब का नारा है, लोगों की आपसे तवक्को है, लेकिन ये भी तो बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है फवाद चौधरी साहब? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन ये देखें ना इसका जुड़ता कहाँ पे है ये आके एहतिसाब से। मसलन आप देखें कि जो बिजली महंगी हुई है, बिजली क्यों महंगी हुई है? बिजली इसलिए महंगी हुई कि पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की जरूरत से दुगनी बिजली बनाने के मुआहदे किए, और मुआहदे ये किए कि आप बिजली बनाएंगे, हमें जरूरत होगी, नहीं जरूरत होगी, हम आपको पैसे देने के पाबंद होंगे। ठीक। अब हम जो 20,000 मेगावाट बिजली जो पैदा हुई, अब उसका प्रॉब्लम यह है कि वो बिजली सिर्फ उस बिजली की इन मुआहदों की वजह से 6 रुपए आपको बिजली महंगी करना पड़ती है अगर आप बाय द बुक जाएं। फिर ये सारी बिजली जो है इन्होंने लगाई इंपोर्टेड फ्यूल से, यानी पानी के ऊपर, सोलर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, और तवज्जो दी एलएनजी के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर, डीजल के ऊपर, कोयले के ऊपर। और वो जब डॉलर 160 पे जाता है तो आपकी कीमत फ्यूल से और बढ़ जाती है, आपकी बिजली की कीमत। लिहाजा आपको बनाना, आपको पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप पैसे नहीं देते तो दो ही तरीके हैं, या तो आप आवाम से टैक्स लेंगे और सब्सिडाइज करेंगे, या फिर लोगों को कहेंगे जी पैसे दे, तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। लिहाजा ये सारा मामला अल्टीमेटली एहतसाब से जाके जुड़ता है। अच्छा, एहतिसाब से जाके जुड़ता है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे गुफ्तगू करने का। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बात करते हैं जी। मोहसिन साहब, उन्होंने कहा कि ये मामला तो एहतिसाब से जुड़ता है और पिछले मुआहदे कर दिए, और बिजली के हवाले से फवाद साहब की बात मान लेते हैं। एहतसाब का नारा था, कौन सा एहतसाब हुआ बताएं? एहतसाब से वसूली हो गई, कौम को कोई पैसा लूटा हुआ वापस मिला। 360 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया। मुझे आप पिछले 10 साल में 106 अरब और पिछले 2.5 साल में 360 अरब रुपए बाजियाब आज तक किस बड़े पॉलिटिशियन को पकड़ के वसूली की है? एक का नाम बता दें। जरदारी साहब भी वही हैं, नवाज शरीफ साहब भी वही हैं, बड़े बड़े लीडर वही हैं। किससे वसूली हुई है? बेचारे पटवारी से, सिविल सर्विस से जो अपनी इज्जत, या बिजनेस कम्युनिटी से जो बेचारे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मकसद ये है कि आप सारा ब्लेम पिछली गवर्नमेंट को कर दें। वोट तो हमने आपको दिए ना। अब 5 साल बाद भी आप कहेंगे जी पिछले कर गए थे, तो आपने 5 साल क्या किया? मकसद ये है कि आपने 300% अगर गैस बढ़ाई है तो उसका ये जवाब नहीं है। सब्सिडीज गवर्नमेंटें देती हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, आवाम को सहूलत गवर्नमेंट देती है। अगर आपने इस तरीके से इंक्रीज करना है, अगर आपका आर्गुमेंट वैलिड समझ लिया जाए, तो फिर पब्लिक की इनकम भी बढ़ाएं, लोगों का रोजगार बढ़ाएं, ताकि उनको वो, ताकि उनकी जेब इसकी इजाजत दे कि वो बिजली का बिल दे। अगर पूरी दुनिया रो रही है पाकिस्तानी, तो ये आपका आर्गुमेंट बाय नहीं किया जाएगा। रज़ा रूमी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने कहा ये इशूज हैं, बिल्कुल अहम है, लेकिन क्या किया जाए? माजी की हुकूमतें ऐसे मुआहदात किए हैं, या हम सब्सिडी दें या अवाम से लें। तो अब ये 1 रुपए 95 पैसे बिजली के निर्ख बढ़ गए फी यूनिट। देखिए, बात ये है कि हालात तो मुश्किल थे जब गवर्नमेंट पावर में आई है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये कोई एक गवर्नमेंट, एक पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट नहीं, एक प्रोसेस है कि हमने इस्लाहात नहीं की अपने पावर सेक्टर में, हमने दीगर शोबों में नहीं इस्लाहात की, उसका खमियाजा आज भुगतना पड़ा है। तो लेकिन जहां तक इस आर्ग्यूमेंट का ताल्लुक है कि सब्सिडी दी जा सकती, तो देखिए सब्सिडी तो देना बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ बेग साहब से, वो तो हुकूमत का काम है। और खुसूसन जो फिक्स्ड आमदनी वाला तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, खुसूसन इन हालात में जब महंगाई भी इतनी बढ़ गई हो और बेरोजगारी भी बढ़ गई हो। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट फ्लाई नहीं करेगा। और जहां तक ये बिजली में इजाफा है, देखिए ये तो IMF की कंडीशंस हैं, क्योंकि हमने उनके पास दोबारा जाना है और उन्होंने ये हम पे शराइत लागू की थी। अब यही बात है कि हमें उनसे भी कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, हमारी जो उनसे नेगोशिएशन है। से IPPs का कहा जाता है, आपकी मैं बात काट रहा हूं कि IPP से ताबिश गौर साहब का मैं बयान सुन रहा था, वैसे मैंने उनको आज उनसे भी राब्ता किया, उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक वो इस पे आकर मुफस्सिल प्रोग्राम करेंगे कि IPPs के साथ दोबारा रीनेगोशिएट किए जा रहे हैं और
कहा जा रहा है कामयाबी भी मिल रही है। तो अगर आईपीपी से, क्योंकि ये तो कहते हैं अगर हम बिजली इस्तेमाल ना भी करें तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, और आप कह रहे हैं आईएमएफ की शर्त है, तो ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आईएमएफ की शर्त ये होगी कि आपका सर्कुलर डेट कम हो, इसलिए आप बढ़ा दें बिजली के निर्ख? जी, उनका ये कहना है, आईएमएफ का जो बुनियादी हदफ ये होता है कि बजट का खसारा जो है वो कम हो, यानी कि आप वही उतना ही खर्चे जितनी आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है। तो फिर वो कहते हैं आप रेवेन्यू कलेक्शन करें। अब वो टैक्सेस तो आपको पता है ना कि टैक्सेस लोग देते नहीं है बहुत सारे। फिर ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सरचार्जेस जो होते हैं, ये उसकी मद में पैसे काटे जाते हैं और आवाम से लिए जाते हैं। लेकिन इसका बहुत ही मनफी असर पड़ता है महंगाई पर, क्योंकि बिजली और गैस दो ऐसी चीजें हैं कि उनकी बेसिस के ऊपर जो है पूरी मईशत का पहिया जो है वो चलता है, और कारोबार भी उन पे चलते हैं, लोगों की आमदोरफ्त पे भी वो, और जो खरीदो फरोख्त होती है अशियाए खुर्दो नोश की, वो भी उसका लिंक होता है बिजली और गैस की कीमतों से। इसलिए अब वाकया ये है कि इसके ऊपर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए, मजीद उनको इस पर नहीं बढ़ाना चाहिए। सब्सिडी देनी है तो उनको देनी पड़ेगी। वो गैर जरूरी अखराजात जो है उनको कम करें, काटें, बजट की मद में देखें कि कहां कहां क्या क्या काटा जा सकता है, ताकि लोगों के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको पता है जब हम हुकूमत से पूछते हैं जब बजट के दिन है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के पास जो बजट है वो तो स्टार्ट ही हम खसारे से करते हैं, और मोहसिन बेग साहब वो कहते हैं अखराजात और जो आमदन है उससे पहले ही हम डेफिसिट से मैं जब से पिछले 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, मैंने हर बजट खसारे का बजट ही है। तो कहते हैं प्लेट ही इतनी थोड़ी है, इसमें कहां से काटे। देखिए अनवर साहब, बेसिकली अगर तो खाली खसारा पूरा प्राइस बढ़ा के और लोगों की जेब से निकालना है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ और मेरा ड्राइवर भी कर सकता है। इंक्रीज ही करनी है ना, प्राइस बढ़ा दो, लोगों की जेब से निकाल लो। देखें बदकिस्मती हमारे मुल्क की, इकोनॉमिस्ट, अच्छे इकोनॉमिस्ट हमें मिलते नहीं है। अभी भी पीटीआई इतनी बड़ी जमात है, माशाल्लाह ये पीटीआई से तो नहीं है ना जी, ये आईएमएफ से है। इकोनॉमिस्ट कहा ना, लेकिन आईएमएफ से है इकोनॉमी में। सुन लीजिए, आईएमएफ से हैं। हमें चाहिए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो लोगों का। सर जी माजरत के साथ, जब असद उमर साहब थे उस वक्त आप भी नुक्ताचीनी करते थे, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के, और मैं अभी कुछ कह दूंगा, आपको सुबह कॉल आ जाएगी। मकसद ये है 2 मिनी बजट ला के शुरू में ही उन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट का भट्ठा बिठा दिया। ऐसा नहीं है, मकसद ये है कि इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को चलाना है, लोगों को सहूलत देनी है। ठीक है, रूमी ने ठीक कहा, हमारे जो गरीब लोग हैं नहीं अफोर्ड, या तो आप उनकी इनकम बढ़ाए। आपने तो सरकारी, तो सफेद पोश मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूं। अनवर साहब, इस साल उन्होंने सरकारी लोगों की सैलरीज भी नहीं बढ़ाई, तो महंगाई आपने अगर 15-20% कर दिया, लोग कैसे गुजारा करेंगे? तो ये माशरे में गलत असर और क्राइम को जन्म देता है। ये इस तरफ जरूर सोचना चाहिए जो हुकूमत में लोग बैठे, और हमारी कोशिश होगी कि हम ताबिश गौर साहब या उमर अयूब साहब से जरूर इस पर एक खसूसी नशिस्त करें, उनसे जानने के जरिए बताइए कि क्या वो नागुज़ीर वजूहात हैं जिसकी वजह से सब्सिडीज जो दे रहे हैं, आई एम श्योर कि वो दे रहे होंगे, लेकिन वो पूरी नहीं दे सकते और उसको पॉसन किया जा रहा है लोगों पर। बार का बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। फवाद चौधरी साहब ने हुकूमती नुक्ता नज़र पेश किया, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। व्यूअर्स, ये वो तमाम मामलात हैं जो इस वक्त हमारे सियासी मंजरनामे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इन पर आने वाले दिनों में हम अहाता करते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए यानी मंडे तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।